नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सिंक्रोनस जनरेटर का ईएमएफ इक्वेशन डेवलप करेंगे। बच्चों, सिंक्रोनस जनरेटर जो वर्क करता है तो हमें आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है, आप अच्छे से जानते हैं। और वो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। बच्चों, सिंक्रोनस जनरेटर में ईएमएफ जनरेट करने का मतलब है कि मैं चाह रहा हूँ वो आउटपुट वोल्टेज को कैलकुलेट करना जो वो पर फेज या थ्री फेज के प्रोस्पेक्टिव में हमें आउटपुट करके जनरेट करके डिलीवर करेगा। बच्चों, आप ऑलरेडी क्वेश्चंस को हो सकता है याद कर चुके होंगे, किसी बुक से रिफर कर चुके होंगे। ईएमएफ इक्वेशन पर फेज की अगर मैं बात करूं तो उसकी वैल्यू होती है 4.44 एफ आई के सी के डी टीपीएच यूनिट वोल्ट होता है। बच्चों, यहाँ केपी, केसी, केडी ये सारे के सारे कुछ फैक्टर्स हैं जिसको हम आगे समझेंगे। कोई पिच फैक्टर है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है। यहाँ फुल पिच की जगह पे शॉर्ट पिच, हम कंसंट्रेटेड की जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग यूज करते हैं। तो आइए इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए कैसे हार्मोनिक्स को मिनिमाइज कर लिया हमने जनरेटेड ईएमएफ में, इन सभी को ध्यान में रख के आगे हम आउटपुट इक्वेशन को डिराइव करते हैं। डिराइव करने के लिए हमें सबसे पहले कुछ नोमेनक्लेचर को समझना पड़ेगा। नोमेनक्लेचर मींस वो वैल्यूज जिनको हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं सिंबॉलिकली, जिसमें सबसे पहला है पी। पी रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ पोल ऑफ मशीन। जस्ट एक एग्जांपल, आपके मशीन में हो सकता है स्टेटर में 2 पोल हो, या फिर 4 पोल, या फिर 6 पोल। तो जितने भी पोल होंगे उसको हम उस मशीन के कैपिटल लेटर पी से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी नंबर ऑफ पोल को रिप्रेजेंट करेगा। 2 पोल मशीन होगा तो P इक्वल टू 2, 4 पोल होगा तो P इक्वल टू 4, और 6 पोल होगा तो P इक्वल टू 6। फाई जो है बच्चों वो रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लक्स पर पोल। अभी तक आपने मैग्नेटिक सिस्टम में फाई को सिर्फ फ्लक्स से सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया है, लेकिन यहाँ मशीन को ध्यान में रख के मैं बोल रहा हूँ यहाँ एक पोल में कितना फ्लक्स इंड्यूस्ड हो रहा है, लिंक हो रहा है, कट हो रहा है, उसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी दैट इज फ्लक्स पर पोल। यूनिट क्या होती है फ्लक्स की? ये होती है वेबर, तो इसकी यूनिट हम वेबर में लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों, यहाँ एक पोल का फ्लक्स फाई है, अगर 2 पोल होंगे तो वहां पे 2 फाई होगा, और अगर पी नंबर ऑफ पोल हमारे पास है तो टोटल फ्लक्स होगा पी फाई। आगे हम इसको यूज करने वाले हैं। जेड जो सिंबल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर को। बच्चों, आर्मेचर वाइंडिंग में टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर हमने कितना यूज किया है, इसको हम जेड लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। थ्री फेज सिस्टम में कितना आर्मेचर कंडक्टर लगा वो जेड है, लेकिन एक फेज का अगर मुझे आर्मेचर कंडक्टर चाहिए तो मैं उसको जेड पी एच से रिप्रेजेंट करूंगा, यानी कंडक्टर पर फेज। तो जेड पी एच और जेड में क्या रिलेशन होगा? 3 फेज का कंडक्टर जेड है, एक फेज का कंडक्टर जेड पी एच है, तो स्वाभाविक है जेड पी एच इक्वल टू जेड बाई 3। आगे हम इसको यूज करने वाले हैं। बच्चों, टीपीएच है नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज। एक फेज में 2 कॉइल साइड्स होंगे, यानी एक फेज में 2 टर्न्स आप मान के चलिए होंगे। इसीलिए एक कंडक्टर में अगर 2 टर्न्स हैं तो मैं रिलेशन बना सकता हूं पर फेज के हिसाब से टीपीएच इक्वल टू जेड पी एच बाई 2, यानी जेड पी एच इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टीपीएच। और बच्चों, अगला सिंबल है एनएस। एनएस आप ऑलरेडी अवेयर है, क्योंकि हम पहले आपको डिटेल में डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं कि एनएस कैसे सिंक्रोनस स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जिसकी यूनिट यहाँ पे हमने आरपीएम रिवोल्यूशन पर मिनट में लिया है। यहाँ कैपिटल एन और बेस में एस लिखिएगा। अगर आपने गलती से स्मॉल एन लिख दिया तो उसका सिंबल आरपीएस यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा, रिवोल्यूशन पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ना कि मिनट में। बच्चों, यहाँ 2 और इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, दैट इज केसी एंड केडी। केसी को बोलते हैं कॉइल स्पैन फैक्टर। आगे हम यूज करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं कि हम हार्मोनिक्स को मिनिमाइज करने के लिए फुल पिच की जगह पे शॉर्ट पिच कॉइल यूज करेंगे, तो स्वाभाविक है ईएमएफ की वैल्यू रिड्यूस होगी, और जिस फैक्टर से रिड्यूस होगी वो फैक्टर कहलाता है केसी। आगे के वीडियोस में केसी को हम स्पेशली अलग से डिराइव करेंगे कि कैसे केसी की वैल्यू कॉस अल्फा बाई 2 होती है।
सिमिलरली बच्चों केडी रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को, यानी हम कंसंट्रेटेड वाइंडिंग की जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग यूज कर रहे हैं ताकि हम हार्मोनिक्स को मिनिमाइज कर सके, वोल्टेज की क्वालिटी को इंप्रूव कर सके, जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है उसके अंदर हार्मोनिक्स मिनिमाइज करके क्वालिटी बढ़ा सके। इसीलिए हमने डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग यूज किया, यहाँ एक फैक्टर लगाया डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो आइए इन सभी नोमेनक्लेचर को यूज करके हम अब डिराइव करते हैं। बच्चों यहाँ डेरिवेशन में सबसे पहला टर्मिनोलॉजी मैं मान के चल रहा हूं कि मेरा रोटर एक बार रिवॉल्यूट कर रहा है, यानी एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। आपको याद होगा जो हमने रिवॉल्यूशन की बात करी थी उसमें अगर मेरे पास p नंबर ऑफ पोल होंगे तो जो फ्लक्स कट होगा वन कंडक्टर का वो कितना होगा। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ लिख सकता हूं फ्लक्स कट इन वन कंडक्टर या बाई वन कंडक्टर, बाई वन कंडक्टर। बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक कंडक्टर यानी एक पोल के अक्रॉस जो फ्लक्स था उसकी वैल्यू कितनी थी, वो थी 5। अब जब एक रिवॉल्यूशन किया तो मेरे पास 2 4 6 जितने भी पोल होंगे यानी p नंबर ऑफ पोल होंगे तो उन सभी पोल्स को वो कट करेगा। तो जो टोटल फ्लक्स कट करेगा वो कितना होगा, एक पोल का 5 है, p नंबर ऑफ पोल है तो वहां पे वैल्यू हो जाएगी p इंटू 5। यानी सबसे पहले हमने फ्लक्स कट बाय वन कंडक्टर ले लिया। अब एक रिवॉल्यूशन में मैं मान के चल रहा हूं 5p फ्लक्स, यानी टोटल 5 इंटू p फ्लक्स कट हो रहा है, इंड्यूस्ड हो रहा है। अब बच्चों हम बात करेंगे कि एक रिवॉल्यूशन में टाइम कितना लग रहा है और उस टाइम को हमने स्मॉल t से रिप्रेजेंट किया है। मींस अगला हमारा पॉइंट है टाइम टेकन इन वन रिवॉल्यूशन, यानी एक रिवॉल्यूशन में एक चक्कर में कितना टाइम वो लगा रहा है। बच्चों इस टाइम को मैंने रिप्रेजेंट किया है टी से, स्मॉल टी से, और सेकंड से हमने इसको लिया है। तो मैं यहाँ आपके समझ के लिए लिख रहा हूं दैट टी इक्वल टू 60/n और इसकी यूनिट होगी सेकंड। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि सर ये आया कैसे। तो ऐसा समझ लीजिए, एक मिनट में हमने यूनिट लिया है आरपीएम और हमने माना था कि जो रोटेट हो रहा है जिस स्पीड से, अगर वो ms, अगर मैं सिंक्रोनस लेना चाहूँ तो ms ले लेता हूँ या फिर नॉर्मल मैंने n ले लिया, तो एंड रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो रहा है, यानी n चक्कर कंप्लीट हो रहा है कितने में, एक मिनट में। इसीलिए तो इसकी यूनिट क्या होती है, आरपीएम। तो एंड रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, और 1 मिनट कितना सेकंड होता है बच्चों, 60 सेकंड, क्योंकि यहाँ मैं सेकंड में अगर यूनिट लेना चाहता हूं तो मैंने 1 मिनट को 60 सेकंड में, यानी एंड रिवॉल्यूशन हो रहा है कितने सेकंड में, 60 सेकंड में। अभी कितना रिवॉल्यूशन कराया मैंने, 1, इसीलिए मैं बोलूंगा, इसीलिए 1 रिवॉल्यूशन इन कितना सेकंड में होगा बच्चों, वो होगा 60/n सेकंड में, यानी एक रिवॉल्यूशन के चक्कर में कितना टाइम लग रहा है, दैट इज 60/n। और यही से मैंने लिख दिया t इक्वल टू 60/n। यानी मैंने दो चीजें कैलकुलेट कर ली। सबसे पहले मैंने कैलकुलेट कर लिया जो फ्लक्स कट हो रहा है वो कितना है, और दूसरा मैंने कैलकुलेट कर लिया एक रिवॉल्यूशन में टाइम कितना ले रहा है। तो आइए अब हम एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू की बात करते हैं। इसने एक रिवॉल्यूशन कर लिया तो मैं मान रहा हूं जो एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, यानी एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन 1 रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में कितना एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, मैंने उसको स्मॉल लेटर ई से रिप्रेजेंट किया। तो मैं बोल रहा हूं ई इज इक्वल टू क्या होगा, फैराडे लॉ आप लगा सकते हैं, चेंज इन फ्लक्स इन 1 रिवॉल्यूशन और टाइम टेकन फॉर 1 रिवॉल्यूशन, मींस एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ ई फॉर 1 रिवॉल्यूशन होगा, दैट इज चेंज इन फ्लक्स इन 1 रिवॉल्यूशन, in 1 revolution divided by time taken for 1 revolution। अब आप ही बताएं कि एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लिया था और कितना फ्लक्स लिया था, टाइम टेकन बाय 1 रिवॉल्यूशन। तो आप देखिए E की वैल्यू मैं लिख सकता हूं दैट इज इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स इन 1 रिवॉल्यूशन, दैट इज इक्वल टू 5p, यानी 5 इंटू p, और
टाइम टेकन इन वन रिवोल्यूशन इक्वल टू 60/n। तो यहां से E की वैल्यू हो जाएगी 5 N P डिवाइडेड बाय 60। अब यूनिट क्या होगा बच्चों, ईएमएफ है तो स्वाभाविक है यूनिट इसकी मैं वोल्ट ले लूंगा। यानी मैंने देखा कि एक चक्कर इसने लगाया मेरे कंडक्टर ने, रोटर ने, और एक चक्कर लगाने में वो जो एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड कर रहा है उसकी वैल्यू है 5 PN या 5 NP अपॉन 60। ये तो एक कंडक्टर के लिए था बच्चों। अब मेरे पास एक फेज में कितने कंडक्टर थे, ZPH कंडक्टर थे। तो मुझे अब चाहिए एवरेज इंड्यूस्ड, इसमें मैं शॉर्ट हैंड लिख रहा हूं, एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ZPH कंडक्टर, यानी कंडक्टर पर फेज, यानी ZPH कंडक्टर्स। तो ZPH कंडक्टर्स में जो एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो बड़ा सिंपल सा होगा। एक कंडक्टर का अगर E है यानी 5 NP अपॉन 60 है, तो ZPH कंडक्टर का चाहिए तो मैं क्या करूं, इसमें मल्टीप्लाई कर दूं। मैं इसमें लिख सकता हूं, अब मैं सिंबल चेंज कर रहा हूं, कैपिटल E कर रहा हूं क्योंकि ZPH कंडक्टर के लिए चाहिए। तो एक कंडक्टर में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ दैट इज E स्मॉल e इनटू कितने कंडक्टर है ZPH। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 NP अपॉन 60 इंटू ZPH। अब बच्चों यहां से सवाल ये बनेगा कि जो ZPH है वो है कंडक्टर, और एक कंडक्टर में कितने साइड्स होते हैं, कॉइल साइड्स से कितने टर्न्स होते हैं, तो 2। तो एज वी नो, जैसा हम जानते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी नोमेनक्लेचर में देखा कि ZPH इक्वल टू ट्वाइस ऑफ TPH। तो अगर मैं इसी इक्वेशन में अगर इस ZPH को TPH से रिप्लेस करूं तो इसकी वैल्यू में लिख दूंगा दैट E एवरेज यानी एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ZPH कंडक्टर यानी नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर फेज इज इक्वल टू 5 NP अपॉन 60। ये तो एक कंडक्टर का हुआ, और ZPH की जगह पे मैंने लिख दिया 2 TPH। तो फाइनली इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 5 NP TPH डिवाइडेड बाय 60, और यूनिट अभी भी कितनी है बच्चों, वोल्ट है। ध्यान रखिएगा ये एक एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ है, एवरेज वैल्यू है। अब मुझे एवरेज से आरएमएस भी चाहिए, पहली चीज। दूसरी, इसमें कुछ ऐसे भी नोमेनक्लेचर हैं जो नोन है और कुछ ऐसे भी नोमेनक्लेचर हैं जो अननोन है। तो आइए इस अननोन नोमेनक्लेचर को हम नोन नोमेनक्लेचर से चेंज करते हैं। यानी यहाँ पे मैं जो स्पीड है मशीन की और भी जो पैरामीटर्स हैं उसको मैं चेंज करता हूँ फ्रीक्वेंसी से, और साथ में मैं कैलकुलेट करता हूँ आरएमएस वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो बच्चों हमने एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर लिया 5 NP अपॉन 16 टू 2 TPH। ये एक फेज के यानी पर फेज नंबर ऑफ कंडक्टर के लिए है, और हम यहाँ ईएमएफ इक्वेशन भी बच्चों पर फेज के लिए ही कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आइए कुछ अननोन क्वांटिटीज को नोन क्वांटिटी से रेप्लिकेट करते हैं, चेंज करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ बेसिक रिकैप करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं सिंक्रोनस स्पीड यानी जिसको मैंने ns से रिप्रेजेंट किया, यहाँ मैं उसको n लेके चल रहा हूँ, तो प्लीज डोंट बी कंफ्यूज। तो जो ns की वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 120 F अपॉन P। अब मैं चाह रहा हूँ बच्चों कि यहाँ मैं अपने इक्वेशन में जो कुछ क्वांटिटीज हैं जैसे P और N हैं, इनको मैं फ्रीक्वेंसी से चेंज करूँ। तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगा F इज इक्वल टू NP अपॉन 120। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 देता हूं और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मेंशन कर देता हूं। मीन्स मैं इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से सब्स्टिट्यूट करना चाहता हूं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा बच्चों, एक तो ऑप्शन ये है कि मैं यहाँ पे NP अपॉन 120 को NP अपॉन 60 इंटू 2 लिखूं और NP अपॉन 60 से इसको रिप्लेस कर दूं, या फिर दूसरा ऑप्शन है बच्चों कि मैं इस एवरेज वैल्यू यानी इक्वेशन 1 में जिसको मैंने 5, ध्यान दीजिएगा बच्चों, PN बाई 60 इंटू 2 TPH लिखा है, यहाँ मैं इसको 120 करने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं।
यानी मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई भी किया और 2 से डिवाइड भी किया। ये बहुत बेसिक से मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है आप ये तो चीजें समझ रहे होंगे। तो यहाँ इक्वेशन फिर से मैं लिख दूंगा, दैट इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, तो मैं डायरेक्ट इंटू 2 लिख दिया ताकि आपको समझ में आए, यानी 4 5 पी एन 2 इंटू 60 हो जाएगा 120, यानी इंटू कर दे रहा हूं बच्चों, इंटू टी पी एच। अब यहाँ जो पी एन बाई 120 है, इसको इक्वेशन नंबर 2 से मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा और वहां मैं एफ लिख दूंगा, मीन्स सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 2 इन अबोव इक्वेशन। आइए हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ई एवरेज की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 4, 2 इंटू 2 4 5, और यहाँ पी एन बाई यानी एनपी बाई 120 को कर दिया एफ, तो एफ इंटू टी पी एच। ये हो गया इक्वेशन नंबर, मैं इसको 3 मेंशन कर देता हूं, यानी दिस इज इंड्यूस्ड ईएमएफ पर फेज इन जेडपीएच कंडक्टर, यानी एक फेज के कंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू है और इसकी यूनिट कहलाएगी, दैट विल बी कॉल्ड वोल्ट। अब ये एवरेज वैल्यू थी, लेकिन सिंक्रोनस जनरेटर है, इसी जनरेटर है, तो मुझे यहाँ वहां एवरेज वैल्यू नहीं, मुझे आरएमएस वैल्यू चाहिए। आप ऑलरेडी जानते हैं, तो एक रिलेशन होता है जो एवरेज और आरएमएस को रिप्लिकेट करता है, एंड दैट रिलेशन इज कॉल्ड फॉर्म फैक्टर। तो आइए मैं एक रिकैप कर लेता हूं। सबसे पहला फॉर्म फैक्टर क्या होता है, तो फॉर्म फैक्टर इज द रेशियो ऑफ आरएमएस वोल्टेज यानी आरएमएस वैल्यू, मैं अगर वोल्टेज को लेके चलूं तो आरएमएस वोल्टेज अपॉन एवरेज वोल्टेज यानी एवीजी वोल्टेज, मैंने लिख दिया आरएमएस वोल्टेज अपॉन एवरेज वोल्टेज। और प्योर साइनसोइडल वेव के लिए फॉर्म फैक्टर की वैल्यू होती है 1.11, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। तो मुझे अब क्या चाहिए बच्चों, मुझे चाहिए आरएमएस वैल्यू, यानी मैं एवरेज वैल्यू को शिफ्ट कर रहा हूं आरएमएस वैल्यू में, तो आरएमएस वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कितने फेज के लिए चाहिए बच्चों, पर फेज मैंने यहां मेंशन कर दिया। तो मैं अब इसको ई आरएमएस को, मैं अभी तक मैं एवरेज लिख रहा था तो ई एवरेज लिख रहा था, और आप जानते हैं आरएमएस को ऐसे मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी आपको समझ में आए तो पर फेज आरएमएस वैल्यू है, इसीलिए मैंने ईपीएच आरएमएस लिख दिया। उसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, फॉर्म फैक्टर इनटू इनटू ई एवरेज वैल्यू पर फेज के लिए, ई एवरेज पर फेज। आप मुझे बताएंगे, यानी मैं अब आगे इसको आरएमएस मेंशन नहीं भी करूं तो आप समझिएगा कि आरएमएस वैल्यू ही है, तो ईपीएच इन आरएमएस इक्वल टू फॉर्म वेक्टर कितना होता है 1.11, और एवरेज वैल्यू कितनी थी बच्चों 4 एफ 5 टी पी एच। तो फाइनल पर फेज का जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा आरएमएस वैल्यू, वो हो जाएगा 4.44 एफ 5 टी पी एच, इक्वेशन नंबर 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, लेकिन इस इक्वेशन के साथ कुछ कंस्ट्रेंट्स है। कंस्ट्रेंट नंबर 1, ये इक्वेशन है फुल पिच वाइंडिंग का, ध्यान दीजिएगा किसका इक्वेशन है, फुल पिच वाइंडिंग का। पहला कंस्ट्रेंट, ये फुल पिच वाइंडिंग का इक्वेशन है। दूसरा कंस्ट्रेंट, ये जो इक्वेशन है वो है कंसंट्रेटेड वाइंडिंग का, यानी फुल पिच वाइंडिंग एंड कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। अब होगा क्या प्रॉब्लम बच्चों, फुल पिच वाइंडिंग और कंसंट्रेटेड वाइंडिंग में हार्मोनिक्स जनरेट होते हैं, तो मैं फुल पिच की जगह पे शॉर्ट पिच वाइंडिंग यूज करता हूं जनरेटर में, और कंसंट्रेटेड वाइंडिंग की जगह पे मैं डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग यूज करता हूं। और इसी वजह से बच्चों यहाँ दो फैक्टर जनरेट होते हैं। सबसे पहला फैक्टर जनरेट होता है दैट इज कॉइल स्पैन फैक्टर या पिच फैक्टर, दैट इज केसी, और केसी की वैल्यू होती है, आगे ऐसे हम डिराइव भी करेंगे, दैट इज कॉस अल्फा बाई 2। और जो केसी का जो रेंज होता है वो 0 से बड़ा होगा और 1 से कम होगा, इक्वल टू नहीं लेना है मुझे, 0 और 1 के बीच में होगा। एज एन एवरेज बात करें 0.95 से लेके 98 तक।
सिमिलरली बच्चों दूसरा फैक्टर होता है दैट इज कॉल्ड केडी, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हमने स्टार्टिंग में ही बात कर लिया था। और केडी की वैल्यू होती है साइन एम बीटा बाई 2 अपॉन एम साइन बीटा बाई 2। और इसकी जो केडी की भी जो वैल्यू होती है वो भी होती है 0 से 1 के बीच में। चूंकि हमने फुल पिच की जगह पे शॉर्ट पिच वाइंडिंग यूज किया तो लिया केसी, और मैंने कंसंट्रेटेड की जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग यूज किया तो मैंने लिया केडी। और इस केडी और केसी को लेने से यानी ऐसी वाइंडिंग करने से एग्जैक्टली हुआ क्या, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू थी वो रिड्यूस हो गई, कम हो गई। कितने से रिड्यूस होगी? इन फैक्टर से रिड्यूस होगी। इसीलिए फॉर, ध्यान दीजिएगा, फॉर शॉर्ट पिच मैं यहां मेंशन कर दे रहा हूं, फॉर शॉर्ट पिच एंड, पहला शॉर्ट पिच और एंड दूसरा कौन सी वाइंडिंग लिया हमने कंसंट्रेटेड की जगह पे? डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कंसंट्रेटेड की जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग लिया। तो फॉर शॉर्ट पिच एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग जो ईएमएफ इंड्यूस्ड पर फेज होगा उसमें हम दो फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4.44 F5। ध्यान दीजिएगा, ये तो होगा ही, साथ में दो और फैक्टर आ जाएंगे। कौन कौन से बच्चों? पहला केसी, दूसरा केडी। तो केसी इंटू केडी इंटू टीपीएच। तो ये जो फाइनल हुआ दैट इज आवर इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वेशन ऑफ पर फेज, यानी सिंक्रोनस जनरेटर पर फेज। अब इसको एक लाइन और आप चाहे तो बढ़ा सकते हैं, शॉर्ट करना चाहे। आगे हम इसके बारे में फिर से डिटेल में डिस्कस करने ही वाले हैं। केसी और केडी को हम लिख सकते हैं के डब्ल्यू, यानी ये दोनों के दोनों वाइंडिंग के फैक्टर है, इसीलिए इसको हम लिख सकते हैं 4.44 F5। केसी के डब्ल्यू के पी कहलाते हैं के डब्ल्यू वाइंडिंग फैक्टर इनटू टीपीएच। तो दिस इज आउटपुट इक्वेशन ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर पर फेज। अब आगे बच्चों केसी क्या होता है, केडी क्या होता है, ऐसा करने से क्या बेनिफिट्स मिले, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।